नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस में विद्युत चुंबक एवं विद्युत चुंबकत्व का चैप्टर चल रहा है, जिसमें दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में कितने नियम प्रतिपादित किए, उन नियमों का अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में कितना बड़ा रोल है, विद्युत का निर्माण कैसे होता है, मशीन में माइकल फैराडे के नियम कितने उपयोगी हैं, किस लिए उपयोगी हैं, अर्थात माइकल फैराडे ने ऐसा क्या बताया जिसमें विद्युत या बिजली का निर्माण हुआ, किस सन में हुआ। तो उन सभी बातों को आज अच्छी तरह देखेंगे कि विद्युत ईएमएफ उत्पन्न होगा तो कितना होगा, किसके अनुसार होगा, किस प्रकार की विधि और किस प्रकार के नियम के द्वारा इनका निर्माण होगा। तो उन सभी बातों को आज अच्छी तरह जानेंगे। दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में फैराडे ने जो नियम बताए वो अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में, अपनी विद्युत मशीनों में सबसे बड़ा रोल है। अर्थात विद्युत मशीनों की जब भी बात करेंगे, चाहे डीसी जनरेटर की कर लो, मोटर की कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर की कर लेते हैं, अर्थात किसी भी इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं, तो माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बहुत ही कामगार सिद्ध होते हैं। अर्थात उनके संचालन विधि, संचालन प्रक्रिया, संचालन व्यवस्था का माइकल फैराडे के नियम के आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता है। इसलिए आज उस नियम को पढ़ेंगे ताकि डीसी जनरेटर जब पढ़ेंगे, डीसी मोटर जब पढ़ेंगे, किसी प्रकार की एसी मशीन पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, अर्थात इलेक्ट्रिकल के सभी मशीन पढ़ेंगे तो माइकल फैराडे का नाम सबसे पहले अवश्य लिया जाएगा, क्योंकि उन सभी मशीनों के संचालन का जनक ही माइकल फैराडे है। इस नियम के आधार पर सबका संचालन हुआ था। तो उस आज का टॉपिक, आज के जो चुंबकीय प्रेरण के नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इन सभी बातों को अच्छी तरह पढ़ने के लिए, अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करने के लिए, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए, ताकि आपको चुंबकीय प्रेरण के नियम के बारे में और मशीनों की संचालन व्यवस्था के बारे में दिमाग में कोई कंफ्यूज नहीं हो और आप किसी प्रकार की बोधरेशन लेकर अपने दिमाग में इस प्रकार का कोई घर न बना लें कि हमें आता नहीं है। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि जिंदगी में आप भूल नहीं पाओगे कभी भी कि सर इतने आराम से सूत्र समेत फॉर्मूले सहित बताऊंगा माइकल फैराडे के नियम। चलो देखते हैं दोस्तों, माइकल फैराडे क्या था। देखो, माइकल फैराडे ने सन 1831 में, कब, सन 1831 में, वैसे तो देखा जाए दोस्तों विद्युत का निर्माण सबसे पहले वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विद्युत का निर्माण किया। उसके बाद सन 1831 में माइकल फैराडे ने, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने डीसी का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? डीसी का। कि सर्वप्रथम, सबसे पहले विद्युत के मामले में डीसी सर्वप्रथम निर्माण हुआ था। उसके बाद में माइकल फैराडे ने एसी का निर्माण किया। अर्थात माइकल फैराडे के नियमानुसार जब भी बात करेंगे डीसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि माइकल फैराडे ने एसी ही बनाई थी। डीसी जनरेटर की बात होती है तो माइकल फैराडे का नाम आता है, तब भी एसी होती है। ट्रांसफार्मर की बात होती है, अल्टरनेटर की बात होती है, एसी होती है। वो तो बाद की बात है, मशीनें पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन यह आती है कि एसी का निर्माण किसने किया? सन 1831 में माइकल फैराडे ने किया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को अपना कर किया। इसलिए माइकल फैराडे को विद्युत का जनक मानते हैं, पितामह मानते हैं, या विद्युत का आविष्कारक मानते हैं। किसको? माइकल फैराडे को। देखो, इसका कार्यकाल 1791 से 1867 तक इसका कार्यकाल था। चलो वो तो इसकी हिस्ट्री थी, चलो कभी मौका लगेगा तो इसकी वीडियो बनाएंगे कि माइकल फैराडे कौन था। लेकिन माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में जो नियम बताए उनकी बात कर लेते हैं। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है क्या, उसको देख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या है? देखो इसके देखते हैं कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें या फिर मैग्नेटिक की बात करें। जैसे आपको बताऊं मैं आपको, जैसे कोई चुंबक लेते हैं, अपने सबसे पहले बात करें प्रेरण की, चुंबक की प्रेरण की बात करते हैं। ये चुंबक लेते हैं, आप गौर से समझोगे तो समझ में आएगी। ये कुछ चुंबक ले लिया आप लोगों ने और यहां एक लोहे का टुकड़ा रखा। अब लोहे का टुकड़ा इसको आकर्षित करेगा, अर्थात क्यों करेगा? ये चुंबक इसको प्रेरित करेगा। चुंबक अपने गुण देगा इसको, ठीक है। ये चुंबक अपने गुण देगा। इसमें जो अणु पड़े हैं उन अणुओं में ये एस पोल, ये एन पोल के गुण इसके अंदर आएंगे और ये आपस में आकर्षित होंगे। लोहे का टुकड़ा आकर्षित होगा। तो फिर ये कहते हैं कि लोहे का टुकड़ा आकर्षित किस गुण के कारण हुआ? वो तो बात सही है कि इसके अंदर चुंबक तो अणु पड़े हैं, उन अणुओं को एक दिशा में लगेंगे, फिर ये एन पोल बनेगा, ये एस पोल बनेगा, फिर लोहे का टुकड़ा आकर्षित होगा। वो तो ठीक है, लेकिन इस चुंबक ने इसको प्रेरित किया, लोहे के टुकड़े को, और प्रेरित होने के कारण ये आकर्षित हुआ। तो वो गुण था
जिस गुण के कारण लोहे का टुकड़ा चुंबक की तरफ आकर्षित हुआ वो था प्रेरण का गुण। ठीक है, तो ये था कि ये था चुंबकीय प्रेरण। अब यदि आप बात करो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो देखो इसकी परिभाषा छोटी सी आती है, बहुत सिंपल परिभाषा है कि जब किसी चालक या कॉइल को किसी फ्लक्स परिवर्तन में रखा जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें कि जब किसी चालक या कॉइल को किसी फ्लक्स परिवर्तन में रखा जाता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, ये किसने बताया था? माइकल फैराडे ने बताया था कि जब किसी चालक में किसी चुंबकीय फ्लक्स जब किसी चालक को किसी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में रखा जाता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात ईएमएफ उत्पन्न होता है। इस विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के गुण को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखना बहुत सिंपल परिभाषा है कि जब किसी चालक को किसी फ्लक्स परिवर्तन में रखा जाता है तो उस चालक में ईएमएफ प्रेरित या उत्पन्न होता है। और ईएमएफ प्रेरित होने ईएमएफ उत्पन्न होने के गुण को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो फिर इस संबंध के बारे में इस परिभाषा का खंडन करने के लिए माइकल फैराडे ने दो नियम प्रतिपादित किए। अर्थात माइकल फैराडे ने दो नियम प्रतिपादित क्यों किए? इसलिए किया कि आपने देखा होगा ओरस्टेड ने क्या बताया था। देखो, ओरस्टेड ने बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चालक की चारों ओर गोलाकार आकृति में चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। तो माइकल फैराडे ने सोचा कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है, तो क्या वो चुंबकीय फ्लक्स विद्युत वाहक उत्पन्न नहीं कर सकता, बिजली नहीं बना सकता, धारा का निर्माण नहीं कर सकता? तो उसने इसी नियम का खंडन किया, इसी नियम का अध्ययन किया कि जब कोई चीज चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा, वो विद्युत धारा क्या करती है, चुंबकीय या चालक तार क्या करता है, अपनी चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स स्थापित या चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। तो क्या वो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं कर सकता, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करवा सकता? उसी का नियम प्रतिपादित किया। तो इसलिए कहते हैं माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम थे। पहला नियम कौन सा था, जिसको पहला नियम ही बोलते हैं, एक नियम ये जिसको बोलते हैं प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, इसको बोलते हैं प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ बोलते हैं। अर्थात इस नियम के अनुसार क्या था, देखो बहुत ही सिंपल परिभाषा में बताऊंगा आपको मैं, आप याद रखोगे कि भाई माइकल फैराडे का नियम जब याद किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो नियम पढ़े बहुत ही सिंपल थे। अब देखो मैं आपको बताता हूं एक फॉर्मूले सहित। आपने देखा होगा ये पहला नियम पढ़ते हैं, देखो पहला नियम माइकल फैराडे के पहला नियम पढ़ते हैं। उसमें देखो आप लोगों ने देखा था आग कैसे लगती है। मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला देता हूं कि आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे, एक बार याद करोगे, लास्ट एंड तक जब भी आप थ्योरी पढ़ोगे याद रहेगा। आग कैसे, आग का निर्माण कैसे किया? देखो ईंधन लिया, ईंधन तो लिया क्योंकि ईंधन में आग नहीं लगेगी, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद में ऊष्मा, अत्यधिक ऊष्मा। तीनों चीजें, तीनों राशियां, ये तीनों इक्विपमेंट जब ये होते हैं एक जगह हो जाते हैं तो क्या होता है, आग लग जाती है, आग का निर्माण होता है। उसी प्रकार अपने को क्या बनाना था, उसी प्रकार अपने को विद्युत का निर्माण करना है। विद्युत का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करना है। तो माइकल फैराडे के नियमानुसार कैसे करेंगे, देखो विद्युत बराबर, इसका एक फॉर्मूला दिखाता हूं आपको। जब यहाँ तीन चीजों के बगैर आप आग नहीं लगा सकते तो यहाँ वही तीन चीजें लिखेंगी जिनके बगैर आप विद्युत उत्पादन नहीं कर सकते। माइकल फैराडे ने यही बताया था। सबसे पहले क्या बताया, चालक तार लिया। मैं आपको इस परिभाषा खंडन करके बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे, आपको लास्ट एंड तक याद रहेगा कि वास्तव में अच्छी तरह से समझा था। चालक तार लिया, चालक तार को किसी भी रूप में ले सकते हैं, कॉइल में ले सकते हैं या किसी हेलिक्स के रूप में या सोलेनॉइड के रूप में, जैसे भी ले सकते हैं। चालक तार लिया, फिर क्या लिया, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स लिया, और फिर क्या लिया, परिवर्तन। गौर से देखना, मैं आपको एक तीनों चीजें बताता हूं।
तीनों चीजें जब एक स्थान पर मौजूद होती हैं तो वहां पे विद्युत का निर्माण अवश्य होता है। माइकल फैराडे ने यही बताया था। अब कितना सिंपल, आप देखो, चालक तार के बगैर चुंबकीय विद्युत का निर्माण नहीं कर सकते, चुंबकीय फ्लक्स के बगैर विद्युत का निर्माण नहीं कर सकते। परिवर्तन, अब बात आती है परिवर्तन की, बात करते हैं। बदलाव, परिवर्तन, टकराव, लिंक, स्पर्श, एक ही बात है। बदलाव कर दो, बदलाव, स्पर्श, लिंक, जो भी है मैं बताऊंगा। किसमें? इन दोनों में लिख दो, दोनों में से किसी एक में परिवर्तन, किसी एक में परिवर्तन, बदलाव या टकराव, ये आता है। अर्थात ये लिखा जाता है कि अब आपको पहले नियम की परिभाषा बताऊं, ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना कभी भी कि विद्युत का, जब भी विद्युत का जनक किसने? फैराडे ने विद्युत का निर्माण किया तो उसने एक सूत्र बनाया, चालक तार प्लस चुंबकीय फ्लक्स और प्लस परिवर्तन, अर्थात इन दोनों में से किसी एक में परिवर्तन। तो उसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? देखो, जब कोई चालक तार या कॉइल या सर्किट किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, जब कोई चालक तार किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, एक बात, या परिभाषा लिख लेना, जब कोई चुंबकीय फ्लक्स किसी चालक तार को काटता है या चालक तार के परिवर्तन से वो संपर्कित होता है तो विद्युत का ये उस चालक तार में ईएमएफ का निर्माण होता है। अर्थात अब इस सूत्र के द्वारा देखो कि मैं इन दोनों, जो आपको दो बातें बताई, कौन सी? कि जब कोई चालक तार किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटता है या जब कोई चुंबकीय फ्लक्स किसी चालक तार के परिवर्तन के संपर्क में होता है तो चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न होता है। दोनों की परिभाषाओं का अच्छी तरह विस्तार से पूर्व वर्णन करेंगे। आगे देखो इस सूत्र के द्वारा क्या होता है। अब देखो इस सूत्र के बारे में, जैसे आपको देखो, मैं ये एक चुंबक ले लिया आप लोगों ने, गौर से देखना, ये चुंबक लिया NS और एक चुंबक ये ले लिया आप लोगों ने SN, एक ही बात है, एक ले लो, दो ले लो। अब आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं N से निकलकर S की ओर जाती है, ये अपना रास्ता पूरा करती हैं। अब ये क्या हो गया? ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, अर्थात ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया। ये क्या है? फाई, चुंबकीय फ्लक्स है। यदि इसमें कोई चालक तार छोड़ते हैं, कोई भी चालक तार की कॉइल बढ़ा दी, उसको घुमाते हैं, अर्थात मैंने आपको बताया कि चालक तार ले, चुंबकीय फ्लक्स ले और परिवर्तन कराओ, दोनों में से किसी एक में, अर्थात अब चालक तार को घुमाया आप लोगों ने तो माइकल फैराडे के नियम अनुसार उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। एक बात तो ये थी। या फिर ऐसे देखते हैं कि ये कुछ चालक तार लिया आप लोगों ने, यहां ये कोई चालक तार लिया और यहां आप लोगों ने एक चुंबक ले लिया आप लोगों ने। अब S और N चुंबक के बल रेखाएं जाएंगे ऐसे, ये अब क्या होगा? देखो वही बात है, चालक तार को दूर ले जाओ आप, या यहां पे चालक तार लिया आप लोगों ने, चालक तार को दूर ले जाओ, मतलब यहां चालक तार को लिया गोलाई में, फिर चालक तार को इसके पास लेके आएंगे, फिर हटाएंगे, फिर पास लेके आएंगे, अर्थात आपने चालक तार की में परिवर्तन कराया तो क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होगा। तो निष्कर्ष से निकलता है कि चालक तार के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होगा तो चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है। या फिर ऐसे करते हैं कि इस चालक तार को स्थिर रखते हैं, चुंबक को पास ले जाते हैं, वापस लेते हैं, तो आपने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराया तो क्या होगा? चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ये कहते हैं कि दोनों में से परिवर्तन होता रहेगा। ये ईएमएफ कब तक उत्पन्न होता रहेगा? जैसे आपको बताऊं मैं, ये कुछ चालक तार ले लिया आप लोगों ने और यहां एक चुंबक ली NS और यहां एक चुंबक ली S, ये N पोल लिया और आपने चुंबकों को घुमाना शुरू कर दिया, चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स को घुमाया तो क्या होगा? चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न होगा। बात एक है, तो कहने का स्पष्ट ही आता है, चाहे आप चालक तार को घुमाओ इसको और चाहे आप इस चुंबकीय क्षेत्र को घुमाओ, बात एक ही है, दोनों में किसी एक को घुमाते रहेंगे तो आपको ईएमएफ मिलता रहेगा। तो स्पष्ट ये निकलता है कि यह परिवर्तन जब तक होता रहेगा, दोनों में से किसी एक का परिवर्तन होता रहेगा तो आपके चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न होता रहेगा। ये कब होगा? ये जब होगा कि या तो आप चालक तार को स्थिर रखो, ऐसा नहीं है कि चालक तार को भी घुमा दिया और चुंबकीय फ्लक्स को भी घुमा दिया, किसी प्रकार का कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। तो ये कब तक होता रहेगा? या तो आप चालक तार को स्थिर रखो, ये चालक तार लिया, स्थिर रखा और चुंबकीय फ्लक्स को घुमाया, एक बात, या फिर चालक तार को आप चुंबक को स्थिर रख के चुंबकीय फ्लक्स को स्थिर रखकर चालक तार को घुमाओ, या फिर आपने ये दोनों चुंबक स्थिर हैं, चालक तार को घुमाओ, या फिर चालक तार को स्थिर रखा, चुंबकीय क्षेत्र को इसके चारों तरफ घुमाओ या इसके अंदर घुमाओ, तो चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ये परिवर्तन जब तक होता रहेगा तो आपके चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न होता रहेगा। तो इसकी परिभाषा रहेगी कि जब कोई चालक तार किसी
चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तो चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न होता है। एक बात तो ये, या फिर जब कोई चालक तार को कोई चुंबकीय फ्लक्स काटता है तो चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न होता रहेगा। बात एक ही है। तो ये बदलाव जब तक होता रहेगा, कौन सा, तो ये देखो आप, तो आप अपन कभी देखते हैं डीसी जनरेटर में चालक तार घूमता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। अल्टरनेटर में चुंबकीय फ्लक्स घूमता है तो क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसका अर्थात ये होता है कि दोनों की दोनों मशीनें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। इसलिए आपके सामने ट्रांसफार्मर भी आएगा, वो भी ईएमएफ जनरेट करता है, ठीक है, और अल्टरनेटर करता है, जनरेटर करता है। तो ये होती थी बात इसकी पहले की, ये तो था आपका पहला नियम। अर्थात अब देखो पहले नियम की एक बात और आ गई है कि ये चालक तार जब इसको लंबवत काटेगा, ठीक है ना, ये याद रखना, जब कोई चालक तार किसी चुंबकीय फ्लक्स को या जब कोई चुंबकीय फ्लक्स किसी चालक तार को, बात एक ही है, लंबवत काटता है तो ही ईएमएफ उत्पन्न होता है, अन्यथा ईएमएफ पूर्ण उत्पन्न नहीं होता है। तो ये थी बात इसकी, ये सूत्र लिख लेना, आग वाला साथ भी लिखना और ये चालक तार या विद्युत वाला साथ भी लिखना। किसने ये नियम, ये माइकल फैराडे ने दिया। अब देखते हैं दूसरा नियम, जो इक्वेशन बनते हैं, जो आपके फॉर्मूले बनते हैं, वो देख लो। तो दोस्तों पहले नियम की परिभाषा लिख दो कि किसी चालक तार या कॉइल द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होता है तो चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न होता है, या चालक चुंबकीय फ्लक्स के काटने से जो चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न होता है वो होता है ईएमएफ जनरेट प्रेरित होता है। ये तो पहला नियम था कि जब कोई चालक तार किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटता है या उसका छेदन करता है तो ईएमएफ उत्पन्न होता है। दूसरा नियम देखते हैं सर दोस्तों कि दूसरे नियम में क्या होता है। दूसरा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चालक तार में उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा। बस ये देखा है कि चालक तार में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो कितना होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लिखते हैं दूसरा नियम, सेकंड लॉ। पहले नियम के अनुसार तो ईएमएफ उत्पन्न हुआ, दूसरे नियम के अनुसार इसकी मात्रा, उसका परिमाण देखते हैं कितना ईएमएफ उत्पन्न होता है और किसके समानुपाती होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अपनी मशीनें सारे फैराडे के नियम सारे ही काम करेंगे। तो क्यों नहीं आज उसको अच्छी तरह देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और वीडियो जब देखते हैं तो सबसे पहले लाइक तो कर दिया करो, बाद में आगे, क्योंकि अपन पढ़ाई में लग जाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, फिर टाइम लगता है और याद ही नहीं रखता। तो वीडियो देखने से पहले लाइक कर दिया करो। तो ये अब देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है किसी चालक तार में उत्पन्न ईएमएफ, किसी चालक तार में उत्पन्न ईएमएफ की मात्रा या परिमाण, की मात्रा या परिमाण कितना उत्पन्न होगा कि किसी चालक तार में उत्पन्न ईएमएफ या ईएमएफ की मात्रा या परिमाण, उसके साथ चालक तार के साथ, चालक तार के साथ स्पर्श हो रहे चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, समानुपाती अनुपात में होता है। ये इसकी दूसरे नियम की परिभाषा है। इसका खंडन करेंगे, देखो आराम से एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। अर्थात ये कहता है किसी चालक तार में उत्पन्न ईएमएफ, इसके अनुसार तो ईएमएफ उत्पन्न हुआ तो कितना हुआ, किसी चालक तार में उत्पन्न ईएमएफ उस चालक तार के साथ स्पर्श हो रहे या उसके साथ चालक तार के साथ लिंक हो रहे या स्पर्श करता हुआ चुंबकीय फ्लक्स जो परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है कि चुंबकीय फ्लक्स कितना बदल रहा है। उसमें तो था
कि परिवर्तन होगा, चाहे चालक तार में हो चाहे चुंबकीय फ्लक्स में हो। लेकिन अब है कि कितना परिवर्तन होगा उसके अनुसार ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो इसमें ये लिख सकते हैं कि ई समानुपाती, ई उत्पन्न होगा ई समानुपाती फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर, जितनी दर का मान अधिक है अर्थात दोनों में बदलाव होगा, दोनों में टकराव होगा। मान लीजिए कि चालक तार है, ये चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे, ये चुंबक है यहाँ से, और ये अपना चुंबकीय प्रभाव यहाँ तक, इस चालक तार यहाँ घूम रहा है, तो कितनी स्पीड से चालक तार घूमेगा, एक तो वो बात। दूसरी बात आती है कि इस चुंबक, यदि ये नहीं घूमता ये चुंबकीय फ्लक्स घूमता तो इसका परिवर्तन कितना है, वो बात एक ही है। तो दोनों में परिवर्तन कितना होगा, तो इसलिए लिख सकते हैं कि चालक तार में उत्पन्न ईएमएफ की मात्रा या परिमाण चालक तार के साथ स्पर्श हो रहे चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा, बदलता कितना है, ठीक है, वो देखते हैं। तो ये तो था ई समानुपाती फ्लक्स परिवर्तन की दर। अर्थात किसी, अब आगे देखते हैं, जैसे कि ये कॉइल लेते हैं, कोई भी कॉइल बनाएंगे, ये दो, ये चुंबक लिए एन और ये एस, ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, कॉइल बनाते हैं, जैसे कि ये कॉइल बना दिए, ये ले लिए, चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन किया आप लोगों ने। एक तो ये नियम कहता है कि ये कोई कॉइल बनाई, फिर दूसरा नियम ये कहता है कि ये चालक तार लिया आप लोगों ने, और यहां क्या किया आप लोगों ने, ये चुंबक ले लिया आप लोगों ने, और ये एन और एस, और यहां इसको घुमाएंगे, इसको पकड़कर घुमाएंगे। तो बात यह है, चाहे तो आप चालक तार को घुमाओगे तो इसमें ईएमएफ, और या फिर चुंबकीय फ्लक्स को घुमाएंगे तो ये चुंबकीय फ्लक्स इसको काटेगा तो इसमें ईएमएफ चालक तार में। बात तो माइकल फैराडे दोनों, ये जनरेटर, ये अल्टरनेटर का सिद्धांत है, ये जनरेटर का सिद्धांत है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन कितना होगा, ये स्पीड से, कितना स्पीड से दर से काट रहा है इसको, वो देखी जाती है बात, या ये चालक तार इसको कितनी स्पीड से काट रहा है वो देखी जाती है। तो अब लिख सकते हैं ये टर्नों की संख्या, कितना टर्न होगा। एक चालक तार की बात करें तो बात है कि यदि ये देखा जाए कि इसमें टर्नों की संख्या कितनी रहेगी, तो सबसे पहले कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा, वो चालक तार कितने होंगे, अर्थात जितने चालक तार होंगे उतना ही ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ये बात आती है कि इस फ्लक्स परिवर्तन की बात करते हैं, ई समानुपाती। मान लीजिए कि पहले फ्लक्स इसका 5 वेबर था, 5 वेबर की दर थी, 5 वेबर था, फिर उसके बाद में आपने 10 वेबर कर दिया, तो पहले जो फ्लक्स था वो, और फिर बाद में जो फ्लक्स आया वो, तो लिख सकते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इस चालक तार के साथ पहले जो चुंबकीय फ्लक्स आया वो, ठीक है ना, पहले जो चुंबकीय फ्लक्स आया वो लिखेंगे। तो कॉइल के साथ स्पर्श करने वाला, ये मिटा देता हूं ऐसे में, कॉइल के साथ या चालक के साथ स्पर्श करने वाला प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स, प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स φ1, और बाद में जो चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि बाद का चुंबकीय फ्लक्स बाद में जो आएगा कि बढ़ेगा परिवर्तन कितना होगा, बाद का चुंबकीय फ्लक्स φ2, क्योंकि पहले चुंबकीय फ्लक्स 5 वेबर था, 5 वेबर रखा, लास्ट में आपने बदला नहीं, तो ईएमएफ कैसे उत्पन्न होगा, 5 रखा, फिर 5 कर तो 7 किया गया, 10 किया, जो भी किया, बाद में चुंबकीय फ्लक्स आया वो φ2। अब परिवर्तन कैसे होगा कि इसमें दोनों को घटा देंगे, तो लिख देंगे कि फ्लक्स परिवर्तन का मतलब दोनों में अंतर कितना है, तो लिख देंगे फ्लक्स परिवर्तन φ2 माइनस φ1, ये इसमें अंतर हो गया। तो अपने क्या लिखना कि फ्लक्स परिवर्तन की दर निकालनी है। अब देखो ये तो था फ्लक्स परिवर्तन, दर कैसे निकालते हैं। देखो दर की बात आती है, जिस भी राशि की या जिस भी किसी और मतलब कि जो क्वांटिटी होती है उसकी जब दर निकालते हैं तो उसमें उसका समय का भाग दे देते हैं कि कितने समय तक ये प्रवाहित हुआ, कितने समय तक इसने काम किया, उसमें समय का भाग दे दो उसके समय का। तो अब लिखते हैं कि फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर φ2 माइनस φ1, ये तो क्या था, ये तो था फ्लक्स परिवर्तन, और ये दर निकाल दी टी क्या है, फ्लक्स परिवर्तन होने का समय, कितने समय तक फ्लक्स परिवर्तन हुआ, ये तो था। अब मैं एक नाम लिखूंगा, तो ये तो था। अब यहां लिखें कि ई समानुपाती फ्लक्स परिवर्तन क्या है, देखो फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन φ2, ये तो बाद का चुंबकीय फ्लक्स, और ये
पहला चुंबकीय फ्लक्स इस कॉइल के साथ जो टकरा हुआ वो, और ये समय। ये तो था आपका सेकंड नियम का निस्तारण। आगे और देखते हैं इसका आगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि किसी चालक तार में उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, अब फैराडे के नियमानुसार आगे और देखते हैं कि ये तो था एक चालक का, एक टर्न का ईएमएफ, कि एक टर्न में कितना ईएमएफ होगा। मान लीजिए कि एक चालक था, एक चालक में जैसे किसी आर्मेचर में चालकों की संख्या 1 कर देते हैं तो चुंबक के उसमें चालक में ईएमएफ का मान ये होता है। यदि 5 कर दिया तो, 10 कर दिया तो, 20 कर दिया तो, जितने चालकों की संख्या बढ़ती जाएगी उतना ही ईएमएफ का मान बढ़ता जाएगा। जितनी चालकों की संख्या घटती जाएगी उतने ईएमएफ का मान घटता जाएगा। अर्थात यहाँ टर्नों की संख्या मान लो या चाहे चालकों की संख्या मान लो। आगे बात, तो यहाँ देखते हैं चालक कितने हैं, मान लो 20 चालक ले लिए तो 20, जैसे इसमें एक टर्न में ईएमएफ का मान मान लीजिए कि 2 वोल्ट पैदा हुआ और 20 लगा दे तो 40 वोल्ट हो गए ना, तो वहां चालकों की संख्या लेनी अनिवार्य है। तो लिख देते हैं कि जितने चालक होंगे उसमें जितना फ्लक्स परिवर्तन होगा। ठीक है ना, तो लिख दो कि पूरे इस आर्मेचर मान लो या स्टेटर मान लो, जहां भी जो भी सिस्टम है वहां पे कुल फ्लक्स परिवर्तन की दर, ये तो था एक फ्लक्स परिवर्तन की दर, एक चालक के साथ। अब लिख दो कुल फ्लक्स परिवर्तन की दर, कुल फ्लक्स परिवर्तन की दर कुल फ्लक्स परिवर्तन दर निकालने में क्या होगा, φ2 माइनस φ1 और इसके साथ n और ये अपॉन t। मतलब अब प्रत्येक चालक का नाम ले लिया इसने, ये n प्रत्येक चालक का नाम हो गया कि प्रत्येक चालक के साथ कितना फ्लक्स परिवर्तन होगा उतना ही ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये अब फैराडे के नियमानुसार यदि आगे इसका सत्यापन हल करें तो आगे देखो क्या होता है फैराडे के नियमानुसार। आगे देखना, फैराडे के नियमानुसार ये होता है कि ई समानुपाती, आगे सामने इक्वेशन क्या है, ई समानुपाती n φ2 माइनस φ1 अपॉन t। ये आप लोग अच्छी तरह समझ चुके कि φ2 φ1 क्या है, ये तो था फ्लक्स परिवर्तन, ये इसकी दर, और ये संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर आ गई। दोस्तों ये जो समानुपात का या अनुपात का प्रोपोर्शनल जो सिंबल होता है, यहाँ कुछ राज छुपा होता है, इसको हटाना अनिवार्य होता है। अर्थ ये होता है कि यहाँ क्या है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस चालक तार की प्रकृति, इंडक्टेंस का मान होता है, तो यहाँ लिखते हैं कि ई, इसको हटाएंगे, ई बराबर के क्या है, यहाँ नियतांक है, नियतांक मान कि यहाँ कुछ राशि छुपी है, उसके कॉइल के परिवर्तन में या इस फ्लक्स के परिवर्तन में कुछ कांस्टेंट है, कुछ नियतांक है जिसका मान 1 मानते हैं। तो के बराबर क्या मानेंगे, के क्या है, के एक नियतांक है, स्थिरांक है, इसका 1 मानते हैं। तो के n φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, और एक के का मान 1 है तो लिख देते हैं कि ई बराबर, ई क्या है, जनरेट ईएमएफ, एन ये लिख दो, ई बराबर कि n गुणा φ2 माइनस φ1 और अपॉन टी, और ये वोल्ट में। तो इतना ईएमएफ उत्पन्न होगा। कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा, ई बराबर n, जितने चालकों की संख्या होगी उतना ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये तो दोस्तों आपको सेकंड नियम की बात है। सेकंड नियम में सिर्फ एक आता है। अब देखो ये जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसकी आगे बात करोगे कितना ईएमएफ उत्पन्न होता है, कितने प्रकार से ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। परीक्षा में ये आता है, डायनामिकली ईएमएफ किसे कहते हैं, स्टैटिकली ईएमएफ किसे कहते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसे कहते हैं, और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ किसे कहते हैं। सारे के सारे फैराडे के नियमानुसार उत्पन्न होते हैं। तो उनको पढ़ेंगे कि कितने प्रकार से ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसमें और देखा जाए दोस्तों, इसमें और कुछ परिवर्तन करना है। देखो इसमें लिख देते हैं कि ई बराबर, क्योंकि वो हट गया, माइनस लगता है, माइनस एन। अब माइनस क्यों लगा उसका राज बताएंगे आपको, माइनस क्यों लगता है। देखो डी फाई अपॉन डी टी, और ये वोल्ट, क्योंकि ये इसमें फ्लक्स में परिवर्तन, डी फाई का मतलब कि फ्लक्स परिवर्तन, डी टी का मतलब कि परिवर्तन होने का समय, एन चालकों की संख्या, ये विपरीत निशान क्या है ये देखते हैं। तो यहां सब के नाम बताओ आपको कि ई बराबर लिख लो, ई बराबर प्रेरित ईएमएफ, और डी टी बराबर डी फाई बराबर फ्लक्स परिवर्तन, और यदि सिंपल विस्तार उस पर देखा जाए φ2 माइनस φ1, डी टी बराबर फ्लक्स परिवर्तन का समय, फ्लक्स परिवर्तन का
समय, ठीक है, और n बराबर चालकों की संख्या। अब देखो ये तो थी। अब यहां और देखा जाए आगे कि dt और d फाई दोनों को देखा जाए, d फाई अपॉन dt, ये क्या है, ये फ्लक्स परिवर्तन की दर है। ये तो फ्लक्स परिवर्तन था, ये फ्लक्स परिवर्तन का समय था, और दोनों को एक साथ लिखें तो क्या है, ये फ्लक्स परिवर्तन की दर है। अब देखो इस माइनस जो विपरीत निशान का रास्ता है, अर्थात इस माइनस का अर्थ क्या है, मैंने यहाँ क्योंकि इसका सही इक्वेशन यही है कि E बराबर माइनस एल डी फाई अपॉन डी टी वोल्ट। इस माइनस का मतलब क्या है, इसमें दिखाते हैं कि किसी चालक तार में जहां भी फैराडे का नियम अनुसार नियम लगेगा, चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न होगा, उसकी विशेषता। नोट लगा के लिख लो, मैं आपको लिखवा देता हूं, नोट लगा के देखो। ये आता है, देखो नोट लगा लिखो। किसी चालक तार में उत्पन्न ईएमएफ, किसी चालक तार में प्रेरित ईएमएफ या उत्पन्न ईएमएफ एक ही बात है। प्रेरित ईएमएफ, ठीक है, प्रेरित ईएमएफ बोलते हैं उत्पन्न ईएमएफ। किसी चालक तार में प्रेरित ईएमएफ की दिशा, किसी चालक तार में प्रेरित ईएमएफ की दिशा फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन के विपरीत दिशा में होती है। ये याद रखना, मैं आपको समझाऊंगा विपरीत दिशा क्यों होती है। विपरीत दिशा में होती है, ये अर्थात दूसरे इसको शब्दों में कहा जाए, दूसरा शब्द बताता हूं कि ये तो किसी चालक तार में प्रेरित ईएमएफ की दिशा फ्लक्स परिवर्तन के विपरीत दिशा में होती है। फ्लक्स परिवर्तन के विपरीत दिशा में अर्थात कि प्रेरित ईएमएफ हमेशा, इसका शॉर्टकट तरीका देखा जाए, शॉर्टकट में क्या लिखेंगे कि प्रेरित ईएमएफ हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है, या प्रेरित विद्युत धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है, जिसको कहते हैं लेंज का नियमानुसार। इसका मतलब कि फैराडे के नियम के अंदर ही लेंज का नियम का राज छुपा हुआ है। फैराडे का नियम जहां उत्पादित होगा, जहां उसके अनुसार ईएमएफ उत्पन्न होगा, वहां लेंज का नियम अवश्य लगेगा। इसका मतलब ये लिखे, इसका मतलब ये होता है कि प्रेरित ईएमएफ, दूसरे शब्दों में लिखूंगा, प्रेरित ईएमएफ हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है, या प्रेरित ईएमएफ की दिशा, ठीक है ना, प्रेरित ईएमएफ या प्रेरित विद्युत धारा एक ही बात है, हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। इसका इक्वेशन आप लिखा था कि अब लिखते हैं ई बराबर ये प्रेरित ईएमएफ की दिशा, माइनस लगाएंगे, विपरीत दिशा में एन लगाएंगे, चालकों की संख्या, फ्लक्स परिवर्तन की दर, ये डी फाई अपॉन डी टी, ये वोल्ट। ये तो था आपका इस फैराडे के सेकंड नियमानुसार इक्वेशन, ठीक है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि ई, कभी कभार ये आता है कि माइनस ई एन। अब फ्लक्स परिवर्तन क्या है, आप लोगों ने देखा फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन टी, और ये वोल्ट। एक इक्वेशन आपका ये आता है, परीक्षा में कोई भी हो। इसका मतलब लिख सकते हैं कि ईएमएफ की दिशा चालकों के समानुपाती होती है, ईएमएफ की दिशा फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती होते हैं, फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होते हैं, ठीक है। ये तो थी आपकी इस इक्वेशन। अब देखो दोस्तों, चालक तार में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है फैराडे के नियमानुसार, चालक तार में प्रेरण के नियम के द्वारा, प्रेरण के अनुसार जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा ईएमएफ, देखो 4 प्रकार बताता हूं आपको मैं कि चालक तार में उत्पन्न ईएमएफ। ये पहला नियम देखो, पहला एक ईएमएफ, आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि 4 प्रकार का ईएमएफ कौन सा होता है, अपनी परीक्षा में कौन कौन से ईएमएफ पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार के ईएमएफ कौन कौन से, मैं आपको आप तो नाज नाम बताता हूं। देखो सबसे पहला आता है गतिज प्रेरित ईएमएफ, आपको रेफरेंस में छोटे हिंट देकर बताऊंगा ये गतिज प्रेरित किसे कहते हैं। सबसे पहला आता है गतिज प्रेरित ईएमएफ, अर्थात डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, ठीक है। एक आता है स्टैटिकली, अर्थात स्थैतिक ईएमएफ आता है। दो बातें आगे देखो, चालक तार घूम, माने आपको पता है कि फैराडे के नियम अनुसार या तो चालक तार घूमेगा या चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा।
तो चालक तार घूमकर ईएमएफ उत्पन्न होगा तो डायनामिकली ईएमएफ। चालक तार घूमकर ईएमएफ उत्पन्न होगा तो डायनामिकली ईएमएफ अर्थात गतिज प्रेरित ईएमएफ। चुंबकीय फ्लक्स घूमकर या चालक तार स्थिर होकर ईएमएफ उत्पन्न होता है वह स्टैटिकली मतलब ईएमएफ होता है। और फिर यदि किसी कॉइल में ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। यदि वही चुंबकीय फ्लक्स उस कॉइल को काटता है और उस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होता है वो होता है स्वप्रेरित ईएमएफ। यदि दो कॉइलें पास पास रखी हों और यदि एक कॉइल में ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो दूसरी कॉइल में प्रेरण के अनुसार ईएमएफ उत्पन्न होता है वो होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। 4 प्रकार की ईएमएफ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। लेंज का नियम और 4 प्रकार की ईएमएफ पढ़ेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। यदि समझ में नहीं आए हो तो अवश्य बताना, कमेंट्स बॉक्स में लिखना। और यदि वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो के बारे में और कोई आपके मन में विचार है तो अवश्य लिखना, कमेंट्स जरूर करना आप लोगों को कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या आपके समझ में नहीं आया। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है।